हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएमसी स्टार जीएस गुरु पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग को जो भी करते हैं लाइफ में, कभी चलना, कभी सुनना, हमारा हाथ क्या काम करे, हमारा पैर क्या काम करे, ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको डायरेक्शन देने, इनको आदेश देने का काम कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। कभी हम थक रहे हैं, तो थक जा रहे हैं, ज़्यादा सो नहीं रहे, नींद नहीं ले रहे, तो उस टाइम पे मस्तिष्क हमारा क्या करता है? प्रॉपर्ली काम भी नहीं करता है। लेकिन जब वो बढ़िया एकदम सब बढ़िया से नींद ले रहे हैं, उसके बाद जब हमारा मस्तिष्क जब थका नहीं रहता, तब वो कितना बढ़िया से काम करता है। क्या काम करता है? जैसे कि कब हमको भूख लग रही है, कब हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या करते हैं, कभी कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो क्या करते हैं मस्तिष्क हमारा, तुरंत न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे मस्तिष्क में संदेश पहुंच जाता है कि ये तो गर्म है। तुरंत हम क्या करते हैं? अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो उसी तरह सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, जैसे कि दौड़ना हो गया, चलना हो गया, और खेलना हो गया, पढ़ना लिखना, जितने भी काम रहता है वो सारे काम कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। ये समझ लीजिए कि बॉडी का जो सारा जो सिस्टम चल रहा है कि हाँ क्या कैसे काम होगा, कब हमें भूख लग रही है, ये सारी चीज़ जो क्या होती हैं, हमें मस्तिष्क के थ्रू ही हमें पता चलती है। हाँ हमें भूख लग रही है, हम हंस रहे हैं, हम दुखी हैं, हमें किसी के लिए दुख तकलीफ फील हो रही है, कि जो भी काम होते हैं ये सारी चीज़ें को हमें फीलिंग्स कौन देता है? हमें मस्तिष्क देता है। सुनने की क्षमता का है, अगर कि हमको क्या सुनना है, क्या बोलना है, ये भी चीज़ें हमें क्या कौन डायरेक्शन देता है? हमारा मस्तिष्क हमें बताता है कि हाँ सुनो, कब सुनना है, कब सोना है, कब बोलना है, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं। तो चलिए इसी बात पे हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अब क्या है, ये हमारा मानव मस्तिष्क है। देखिए हमारे मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब इसमें भी कुछ उनके पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या काम होता है, जो सारी जो चीज़ें रहती हैं, हम क्या किसमें पढ़ेंगे? हम आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम आप देखते हैं अपना माइंड का स्ट्रक्चर, मस्तिष्क का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा ये है, ये अग्र मस्तिष्क हो गया। जो ये वाला जो एरिया होता है, ये क्या हो गया? देखिए ये अग्र मस्तिष्क हो गया। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये ज़्यादा समझ में आ रहा है आगे के तौर पर। ये हमारा अग्र मस्तिष्क हो गया, ये हमारा मध्य मस्तिष्क हो गया, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क, और ये जो एरिया होता है ना, ये हमारा हो जाता है पश्चिम मस्तिष्क हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया माइंड का, मस्तिष्क का स्ट्रक्चर का, तो उसकी संरचना का, उसे दिखता कैसे। तो ये हमारा माइंड है। ये इसके तीनों पार्ट हो गए कि हाँ यहाँ पे मध्य मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क। अब बात करते हैं कि मस्तिष्क जो है, अब इनकी सुरक्षा कैसे होती है, इनका वजन कितना होता है, इनका काम क्या होता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, क्या होता है, देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, ये क्या होता है? अस्थियों के खोल क्रेनियम से बंद रहता है। ये मस्तिष्क जो होता है, ये हड्डियों से घिरा रहता है, अस्थियों से। अस्थियों के खोल क्रेनियम, जो जिस हड्डी से घिरा रहता है उसका नाम क्या होता है? क्रेनियम। तो ये उसका क्या होता है? ये उसका सुरक्षा आवरण का काम करता है। क्रेनियम उसका सुरक्षा आवरण का काम करता है। ये हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघात से भी बचाता है। और मस्तिष्क का कुल वजन जो होता है, लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है।
और बात करें कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, तो सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम देखिए ये हमारे अग्र मस्तिष्क में यहाँ पे पाया जाता है। और ये क्या होता है, ये क्रेनियम, ये जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका सुरक्षा आवरण है, जो कि ये सुरक्षा आवरण किससे, इससे क्या होता है, हमारा मानव मस्तिष्क ढका रहता है, ये उसके सुरक्षा आवरण का काम करता है। और इसका सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, जो कि ये रहा हमारा सेरिब्रम। अब बात करते हैं इसकी क्षमता, काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसका काम क्या होता है, यह स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, चिंतन करना। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमें दौड़ना है, हमें चलना है, हमें हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, और हम जल जाएंगे, जो सारी जो चीज़ें रहती हैं ना, इन सारी चीज़ों को हमें बताने का काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। और किसके थ्रू होता है, ये सारे आदेश किससे पहुंचते हैं हमारे मस्तिष्क तक, न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचते हैं। तो ये चीज़ रही हमारी मानव मस्तिष्क की क्षमता। तो ये तो हमारा हो गया सेरिब्रम और इनके फंक्शंस के बारे में हो गया कि हाँ, जो हमारी स्मृति रहती है, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, दौड़ना, खाना, कूदना, ये जो सारी चीज़ें की होती हैं, इनका किससे होता है, हमारे सेरिब्रम भाग से, जो कि किसका पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अब नेक्स्ट है हमारा डायनसेफेलॉन। तो देखिए डायनसेफेलॉन के भी देखिए दो भाग हैं, थैलेमस व हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है, ये देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये क्या होता है, ये हमारा डायनसेफेलॉन होता है। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि इसके जो दो पार्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम करता है। तो इसका जो ये वाला जो हिस्सा है, इसके देखिए चार पार्ट ऐसे बटे हुए ऐसे, थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है, ये जैसे कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडा है, या फिर हमें दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ों को पहचानने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस काम करता है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस, जैसे कि मैंने अभी पार्ट इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम क्या होता है कि हार्मोन्स उनसे रिलीज होता है हमारे बॉडी में। तो वही चीज़ देखिए क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है मस्तिष्क मामा हमारे, ये क्या करता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। और उसके अलावा ये क्या करता है, यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण व रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी और घृणा, जैसे हम किसी से क्रोधित हो रहे हैं, किसी से हमें घृणा हो रही है, जैसे कि कभी कभी होता है हम किसी इंसान को बिना किसी मतलब का, कोई भी हमारे सामने रहता, हमारे से कोई दुश्मनी रहती, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति घृणा फील करते हैं। या फिर होता है कभी कभी किसी से रंजिश रहती है, हम उसके प्रति गुस्सा फील करते हैं, हमको घृणा रहती है सामने वाले इंसान से। तो वो जो सारी जो चीज़ें होती हैं ना, हमें कैसे फील होती है, ये हाइपोथैलेमस के थ्रू। भूख भी लग रही है तब भी हम हाइपोथैलेमस के थ्रू फील करेंगे, गुस्सा भी हो रहे हैं वो भी हम हाइपोथैलेमस के थ्रू फील करते हैं। और ये क्या करता है कि ये रक्तदाब या भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी और घृणा का केंद्र। रक्तदाब वगैरह, गुस्सा, खुशी, जो भी सारी चीज़ें होती, कौन बताता है, हमारा हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट आता है हमारा मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क में देखिए कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा कौन सा है, सेरिबल पेंडिकल। अब ये क्या करता है, यह दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखता है। ये हमारा मध्य मस्तिष्क का हो गया पार्ट। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये दृष्टि और श्रवण शक्ति, हमें क्या देखना है, सुनना है, ये जो सारी जो शक्ति जो होती है हमें देखने सुनने की क्षमता, उन सारी क्षमताओं पर नियंत्रण कौन करता है, ये हमारा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। और किसका भाग होता है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सेरिबल पेंडिकल। अब ये क्या होता है,
ये क्या करता है कि यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है? मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारा पश्च मस्तिष्क, जो हमारा पीछे का भाग होता है। जो फर्स्ट इमेज थी, मैंने आप लोगों को उसमें बहुत बढ़िया से वो इमेज दिखाई, तो आप लोग उस इमेज को अपने सामने रख करके आप इसको पढ़ेंगे तो बाकी बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो बाकी हाँ, इमेजेस हमने साथ में ऐड करे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। तो ये जो हमारा जो है ये पश्च मस्तिष्क हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये सबसे पीछे का भाग है। हाँ जी, ये तो पीछे का भाग है ही, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। अब इसका कार्य क्या होता है? तो ये क्या करता है? शरीर का संतुलन करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये क्या करता है कि ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। देखिए हमारा ये इमेज भी दिखाया गया है ये बॉडी का। तो ये क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों के जैसे उनको सिकुड़ने से ये बचाता है, नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है आंतरिक कान के संतुलन भाग पर संवेदनाएं ग्रहण करता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि कहीं जैसे हम कहीं जा रहे हैं और सामने हमारे कोई खतरनाक जीव जंतु या फिर कोई गाड़ी अगर आ रही है जिससे हम दबने वाले होते हैं या फिर हम गिरने वाले होते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, तो कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये हमारे आंतरिक कान के थ्रू होती हैं। ये संवेदनाएं ग्रहण करती है। एक करता कौन है? ये हमारा पश्च मस्तिष्क काम करता है इस। अब नेक्स्ट है हमारा पश्च मस्तिष्क का ही भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये क्या करता है? ये पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ता है, कि पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है जो कि क्या किया रहता है? ये मेरुरज्जु से, देखिए यहाँ पे जॉइंट है, तो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ भाग हो गया, जिसे हम मेरुरज्जु के कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, ये देखिए। और इसका अगर हम काम की बात करते हैं तो ये क्या काम करते हैं? तो ये काम करते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, और रक्तदाब पर नियंत्रण करता है, हृदय की धड़कनों का भी नियंत्रण करता है, और श्वसन पर भी ये नियंत्रण करता है, सांस लेना, जितनी भी चीज़ें रहती हैं ये उस पर भी नियंत्रण करता है। और उल्टी का नियमन केंद्र भी यही होता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये क्या क्या काम करता है? उपापचय का काम नियंत्रण करता है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है, जैसे कभी किसी का रहता है हाई प्रेशर हो जाता है, किसी का रहता है लो प्रेशर हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें जो कंट्रोल करने की क्षमता किसके पास होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होती है। नेक्स्ट हिस्से का क्या होता है? हृदय की धड़कनों का भी नियंत्रण। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग कोई बात सुन के अचानक से तेज ध्वनि आती है हमारे कान में, या फिर कोई ऐसी घटना हो जिससे हम क्या होता है, हम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये जो हृदय की जो धड़कन है कम ज़्यादा होना, उस पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट क्या करता है? ये श्वसन का भी नियंत्रण करता है, उल्टी का भी ये नियंत्रण करता है, वोमिटिंग का जो जिसे कहते हैं हम लोग, उसका भी नियंत्रण कौन करता है? हमारा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। नेक्स्ट है मेरुरज्जु व प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए ये रहा मेरुरज्जु। अभी मैंने पिछले उसमें देखा, उसमें कम क्लियर था, इसमें देखिए ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है मेरुरज्जु। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, और ये मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। ये मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का क्या करता है? ये संवहन करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय भी करता है, और ये प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे कि कोई चीज़ गर्म वस्तु है, हम उसको जब छुएंगे तो क्या होता है कि जैसे छूते ही हमें हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुँच जाती है कि ये वस्तु गर्म है, आप इसे मत छुओ, तो हम क्या करते हैं? तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो वही चीज़ है, ये क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय करता है। नेक्स्ट है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ये क्या होता है?
ये होता है कि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। अब इसके देखिए 2 पार्ट हैं, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका। अब कपाल तंत्रिका में क्या होता है, इसमें 12 जोड़ी पाई जाती है। कपाल तंत्रिका जो होती है हमारे मानव बॉडी में 12 जोड़ी पाई जाती है, जबकि जो मेरुरज्जु तंत्रिका वो कितनी होती है, वो 31 जोड़ी पाई जाती है। देखिए अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये क्या होता है देखिए, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हमारे शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। ये आंतरिक अंगों, जो हमारे जो आंतरिक अंग हैं जैसे कि हृदय है, फेफड़ा, ये जो सारे अंग हैं, वहाँ पे क्या करता है, रक्त वाहिनियाँ हैं जिससे हमारा रक्त पूरे बॉडी में जाता है, उन सारी तंत्रिकाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा जो है सबसे पहले लैंगले ने प्रस्तुत करी थी और 1921 में प्रस्तुत करी थी। अब इनके अगर हम पार्ट देखते हैं तो इनमें एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट हो गया अनुकंपी, दूसरा कौन सा हो गया, परानुकंपी। अब देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यह रक्तदाब और हृदय स्पंदन को तेज करता है। ब्लड प्रेशर और हृदय की जो हार्ट बीट की जो रेट होती है, जैसे कि हम जब सांस लेते हैं कभी कभी हमारे दिल की धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ये क्या करता है, उसको तेज करता है। हमारे हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये हाई करता है। आँख की पुतली को फैलाता है, जैसे कि सामने हमारे कोई खतरनाक जानवर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम डर के मारे एकदम डर से जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आँखें हम लोग बड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो ये जो है ये कहाँ पे होता है, ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के थ्रू होता है। अब इससे क्या होता है, इसमें जैसे कि हम डर गए, अब वहाँ पे क्या होता है, हमारी श्वसन दर तीव्र हो जाती है, हमारी सांस लेने की क्षमता भी बहुत तेज़ी से, जिसे हम कहते हैं हाँफना। डेली नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली लाइफ की लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं कि हम हाँफने लग जाते हैं, तो वही चीज़ है। और इससे क्या होता है, रक्त में शर्करा का स्तर भी बढ़ जाता है। जिस टाइम हम डरे होते हैं, हम एकदम से हमारी आँखें भी चौड़ी हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है, आँख भी चौड़ी कर लेते हैं, और उसी टाइम पे हमारा क्या होता है, रक्त का स्तर भी बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, हमारे अंदर डर पैदा होता है, हमें तकलीफ़ होती है और क्रोध, गुस्सा भी होता है। कभी कभी मतलब किसी चीज़ को देख के गुस्सा आता है, तब भी हम यही करते हैं, आंखें चौड़ी करना और हार्ट बीट वगैरह हमारी बढ़ जाना। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं किससे होती हैं, हमारी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब बात करते हैं अगर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि हृदय स्पंदन और रक्तदाब को ये कम करता है, ये ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को क्या करता है, ये कम कर देता है। और इसमें क्या होता है कि आँख की पुतली का संकुचन होता है, आँखें की पुतली का संकुचन होता है, मीन्स हम लोग आँखें करते हैं थोड़ा सिकोड़ लेते हैं। तो लार के स्राव और पाचन में ये वृद्धि भी करता है। नेक्स्ट काम ये क्या करता है कि मूत्राशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। फर्स्ट काम इसका क्या हो गया कि आँख की पुतली का संकुचन करता है। नेक्स्ट लार के स्राव और पाचन में ये वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्या करता है, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन भी यही उत्पन्न करता है, और आराम और सुख की स्थितियाँ भी यही उत्पन्न करता है। तो ये तो हमारा हो गया अनुकंपी, और ये हमारा कौन हो गया, परानुकंपी। दोनों क्या क्या काम करते हैं, ये हमारा ये रहा। अब नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरॉन व तंत्रिका तंत्र कोशिका। देखिए हमारी जो स्लाइड चल रही है ना, हम लोग पहले उस वर्ड को पढ़ते हैं कि हाँ इसमें यही वर्ड होता है। अब उसके बाद मैंने इसमें क्या इस स्लाइड में क्या सिस्टम से किया है कि हम उस टर्म्स को ही, उस वर्ड को ही डिफाइन कर देते हैं कि वो वर्ड एक्चुअल में होता क्या, उसका काम क्या था। तो ये क्या होती है कि ऐसे हमें समझने में आसानी बहुत होती है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूरॉन व तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं। तो देखिए ये हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, पूरा दिखा रहा है, शो कर रहा है। अब न्यूरॉन क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या होती है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं हम, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब इसकी अगर बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है।
जो न्यूरॉन होता है ये क्या होती है, हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और ये विद्युत रसायन, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में जानकारी पहुंचाती है। मीन्स अभी मैंने बताया था ना, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारे मस्तिष्क से क्या होता है, तुरंत सूचना पहुंच जाती है कि सामने की वस्तु गर्म है, मत छूइए। तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो वही काम कौन करता है, हमारे न्यूरॉन्स करती हैं। विद्युत रासायनिक, जैसे विद्युत करंट होता है ना, हम लोग जब विद्युत करंट को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, हमें झटका लग जाता है। तो वही सारी चीज़ें ये भी कैसे काम करती है, एज ए विद्युत करंट काम करती है। जैसे विद्युत धारा हमारे बॉडी में प्रवाहित होती है, उसी तरीके से न्यूरॉन्स क्या होती हैं, हमारे मस्तिष्क तक सूचना तुरंत दे देते हैं, सामने की वस्तु गर्म है, आप अपना हाथ खींचो। बस यही चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा कंकाल तंत्र और मानव खोपड़ी। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा, मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क का क्या होता है, पश्च क्या होता है, मध्य क्या होता है, वो सारी चीज़ें। अब उसमें कौन सी तंत्रिका होती थी, कौन से नर्वस सिस्टम थे, कौन से न्यूरॉन्स थे, सॉरी नर्वस गलती से निकल गए, कौन से उसमें न्यूरॉन्स थे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं अपने मानव खोपड़ी की। मानव खोपड़ी जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारी है। ये यहाँ पे एक हड्डी, ये यहाँ पे 14 हड्डियाँ लगभग होती हैं, और यहाँ पे 8 अस्थियाँ होती हैं। मैंने अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में ही कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो अस्थियों के आवरण से क्या होता है, वो ढका होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा आवरण के तौर पे काम करती हैं। तो चलिए यही चीज़ है। तो इसमें क्या दिया गया है कि मानव का जो अच्छे कंकाल होता है ये 80 अस्थियों का होता है, जिसमें खोपड़ी शामिल है। खोपड़ी के कंकाल में कुल 29 अस्थियाँ होती हैं। पहले इसमें कौन सी होती है, कपाल। कपाल में कितनी होती हैं हड्डियाँ, इसमें 8 अस्थियाँ होती हैं, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। और फेस में कितनी होती हैं, इसमें 14 अस्थियाँ होती हैं। कान में कितनी होती हैं, 6 अस्थियाँ होती हैं। और हायोइड में कितनी होती है, 1 अस्थि होती है, जो कि कहाँ होती है, कंठ में होती है। कंठ जो कि हमारा ये वाला हिस्सा होता है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा जो पार्ट है वो है मानव शरीर, जिसे कंकाल, मानव शरीर जिसे हमको क्या पढ़ना है, कंकाल के बारे में पढ़ना और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो अब कंकाल में तो हमारी पूरी बॉडी ही आ जाएगी, तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, कशेरुक दंड, शरीर का मुख्य अंश। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो किससे बनी होती है, वो कई कशेरुकों के मिलने से बनती है। तो देखते हैं हमारी बॉडी में कुल कशेरुकाएँ कितनी हैं, तो बचपन में 33 होती हैं और वयस्क में 26 हो जाते हैं। जैसे बच्चे रहते हैं तो उनमें क्या रहती है, हड्डियाँ पतली पतली, मतलब कम मजबूत रहती हैं। और बड़े होने पे, वयस्क होने पे क्या होता है, वही हड्डियाँ मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो क्या होता है, उससे मजबूती आ जाती है। तो वही यहाँ पे देखिए दिया गया है कि बचपन में कितने होते हैं, 33 होती हैं, और वयस्क होने पे 26 हो जाती हैं। और मुख्य कार्य इनका क्या होता है, सिर को साधना, धड़ को आधार देना और मेरुरज्जु की सुरक्षा। तो ये तो इनका हो गया कि काम क्या होता है और ये होती क्या है। अब बात करते हैं अगर हम गर्दन, जो कि इसमें दिया नहीं गया है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा क्या हो गया, गर्दन हो गया। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, इसमें होती हैं 7 अस्थियां। वक्ष, वक्ष में क्या होती हैं, वक्ष में होती हैं 12 अस्थियां होती हैं। और कटी में कितनी होती है, 5 अस्थियां होती हैं। ये देखिए, जो ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिया गया है ना, इसी में गर्दन है, वक्ष है, कटी है, त्रिक है और पुच्छ है। ये जो पांचों जो पार्ट दिए गए हैं ना, ये हमारा इसी सिस्टम का पूरा दिया गया है। तो देखिए, जो पुच्छ होता है, पुच्छ में कितनी होती हैं, इसमें 4 हड्डियां होती हैं। और त्रिक में कितनी होती है, त्रिक में 5 होती हैं। देखिए, गर्दन में तो 7 हो गई,
वक्ष में 12 हो गए, कटी में 5 हो गए, पुच्छ में 1 हो गई, और त्रिक में कितनी हो गई? 5 हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा उपांगई कंकाल। ये क्या होता है? ये 118 अस्थियों का नेटवर्क होता है, एक मिला जुला रूप होता है उपांगई कंकाल। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना होगा कि अग्रपाद जो हमारा पैर होता है, अग्रपाद, पश्चपाद, ऊपरी बांह, हाथ वगैरह, बांह वगैरह के बारे में, जांघ वगैरह के बारे में पढ़ना है, कलाई के बारे में जो पढ़ना है, जो कि ये चीज़ देखिए आप लोग यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, हमको इसमें किस में पढ़ना है? उपांगई कंकाल में पढ़ना है। इसमें देखिए दिया गया है कि अग्रपाद और पश्चपाद के देखिए, तो अग्रपाद कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए दिया गया है ऊपरी बाहु, ये कितनी होती है? 2 होती है। अग्र बाहु, ये भी कितनी होती है? 2 होती हैं। और कलाई, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कलाई में कितनी होती है? ये 16 होती हैं। और देखिए अग्रबाहु में 2 हड्डी हो गई, इसमें 2 हड्डी हो गई, इसमें कितनी हो गई? 16 हो गई। अब बाकी हथेली में, जो कि हमारा जो ये वाला हिस्सा, इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? इसमें 10 होती हैं। उंगलियों में कितनी होती हैं? 28 होती हैं। अब बात करते हैं अगर पश्चपाद में, अब बात कर पश्चपाद में लेग्स जिसमें आते हैं, तो ये तो आम सी की बात हो गई बाँह की। अब इसमें कौन है? लेग्स है, जिसमें जांघ होता है, जिस फीमर में कितनी होती है? इसमें 2 दिया गया, संख्या कितनी होती है? 2 दिया गया। घुटना का क्या दिया गया है? घुटना का 2 दिया गया संख्या। और पिंडली में कितनी संख्या दी गई? इनकी 4 दी गई है। टखना जो कि पैर का ही एक पार्ट होता है, उसकी कितनी संख्या होती है इसमें? देखिए 14 दी गई। तलवा में कितनी दी गई? तलवा में 10 दी गई हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब ये जो उपांगई जो कंकाल होता है ना, ये शरीर को संतुलन, मीन्स हम जैसे खड़े हो रहे हैं, हम कब बैठ रहे हैं, हम गिर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? उनको संतुलन और गति प्रदान करती है। जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस टाइम भी ये क्या करती हैं? संतुलन बॉडी को प्रदान करती हैं। और जो ये श्रोणी मेखलाएँ क्या होती हैं? पादों को अच्छी कंकाल से जोड़ती हैं। हमारे बॉडी में एक श्रोणी मेखला होती है, वो क्या करती हैं? पादों को अच्छी कंकाल से जोड़ती हैं। अब देखिए, अब आगे हमारे कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा कि हाँ क्या क्या होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, कितने क्या होते हैं। अब बात आती है कि इनके काम क्या होते हैं। तो इनके काम क्या होते हैं? आकार एवं ढांचा देना, शरीर को निश्चित संरचना प्रदान करना। देखिए अभी अगर इसमें से कोई भी हड्डी अगर ना रहे तो हम क्या करेंगे? और जैसे कभी कभी आप देखते हैं किसी का एक पैर वगैरह नहीं, किसी का हाथ नहीं रहता, तो उसे क्या रहता है? पता चलता है ना, हाँ उनकी आकार एवं ढांचा बिगड़ा हुआ लगता है। तो वही सारी चीज़ें, तो ये शरीर को क्या करती हैं? निश्चित संरचना देती हैं, सुरक्षा प्रदान करती है, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों जैसे कोमल अंगों की रक्षा भी करती है। ये जो कंकाल होते हैं, ये क्या करते हैं? हड्डियाँ जो होती हैं, ये क्या करते हैं? मानव मस्तिष्क जितने भी हमारे शरीर के नॉर्मल संवेदनशील जो अंग होते हैं, कोमल अंग होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इनकी गति अगर करें तो पेशियों को जुड़ने का आधार देकर ये गति भी सहायता करती है, और रक्त निर्माण भी करती है। लाल रक्त कणिकाओं को जो निर्माण, तो वो भी इन्हीं का काम होता है। जी, ये रक्त कणिका जो होती है, रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? हमारे लंबी हड्डी की अस्थि मज्जा में होता है। ये हमारे एग्जाम फैक्ट नीचे दिया गया है कि जो रक्त कणिका का जो निर्माण होता है ना, वो कहाँ होता है? वो लंबी हड्डियों की अस्थि मज्जा में होता है। अब नेक्स्ट है हमारा अंतःस्रावी तंत्र और रासायनिक नियंत्रण। तो अंतःस्रावी तंत्र देखिए क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है हमारे बॉडी में? मैंने पहले भी बताया था कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं क्या करती हैं? ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में छोड़ती हैं। और जो बहिःस्रावी होती हैं क्या करती हैं? ये एंजाइम, पसीना, आंसू आदि के बारे में ये होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर संरचना बात करते हैं तो ये क्या करती होती हैं? ये नलिका विहीन होती हैं, और ये इनका काम क्या होता है? ये हार्मोन्स का स्राव करती है बॉडी में। और परिवहन इनका कहाँ होता है? ये सीधे रक्त में मुक्त होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में ये जो हार्मोन्स जो ये छोड़ती हैं,
इनका क्या होता है, ये सीधे रक्त से होकर ही पूरी बॉडी में फैलते हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इनकी संरचना की बात करते हैं तो ये नलिका युक्त होती हैं। और स्राव इनका कैसे होता है, इनका एंजाइम, पसीना, आंसू आदि के तौर पर होता है। ये बाह्यस्रावी जो कि हम मतलब बाहर देखते हैं। एक तो होता है बॉडी के अंदर ही सारा काम हो जाना, एक होता है बॉडी के बाहर, जैसे कि पसीना और एंजाइम, ये पसीना, आंसू आदि के रूप में देखते हैं। इनका उदाहरण कैसे हो, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि जो पसीना ग्रंथि होते हैं। तो ये तरह हमारा देखिए। अब हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की, जो कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। जैसे एक टीचर होता है क्लास में, वो क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स पे कंट्रोल रखता है। तो उसी तौर पे कौन होता है, ये पीयूष ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में। तो ये क्या करती है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करे रहती है। इन कहाँ पाई जाती है, कपाल की स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढों में पाई जाती है। इनकी गुहा, इस विशेष गड्ढे को क्या कहते हैं, सेला टॉयसिका कहते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे, इसे क्या कहते हैं, इसे सेला टॉयसिका कहते हैं। आप लोग जब पढ़िएगा तो इसका ये स्ट्रक्चर आप जरूर देखिएगा। तो इनका आयाम कितना होता है, तो ये इनका आकार जो होता है ना, मटर के दाने के समान होता है। देखिए ये गोला गोला ऐसे रखा गया है, तो मटर के दाने के समान होता है। और वजन कितना होता है, केवल 0.6 ग्राम होता है। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स। अब पीयूष ग्रंथि है, वो भी तो कुछ हार्मोन्स छोड़ते हैं, तो वो क्या, उनका हार्मोन्स कैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो ये कौन से हार्मोन्स छोड़ती हैं, ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स छोड़ती हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये शरीर और हड्डियों के वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे कि इनकी कमी से क्या होता है, अगर ये हार्मोन्स अगर कम हो जाते हैं तो बॉडी में क्या होता है, बौनापन हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो बौने होते हैं। तो उनमें कौन से हार्मोन्स की कमी होती है, उनमें कमी होती है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी होती है। नेक्स्ट इनका काम है कि ये थायराइड ग्रंथि को अपना हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। मैं अपना तो काम कर रही है, साथ में दूसरे को भी प्रेरित कर देंगे, हाँ आप भी पढ़ो, आप भी करो। तो वो चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित भी करती हैं। तो इनके टोटली ये 3 काम हो गए। देखिए अब आते हैं पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के सेकेंड भाग, क्योंकि इनका दूसरा हार्मोन कौन सा होता है। तो ये क्या करते हैं, दूसरा होता है जोनैडोट्रॉफिक हार्मोन्स। अब इनका क्या काम होता है, तो ये क्या करते हैं, जनन अंगों का नियंत्रण करती हैं। और ये शुक्राणु अंडाणु जो होते हैं ना, इनका निर्माण भी यही करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन जो स्राव होता है ना, एस्ट्रोजन स्राव, टेस्टोस्टेरोन स्राव, ये सब कौन करता है, हमारी गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, जो कि किसका भाग होती है, पीयूष ग्रंथि के से स्रावित हार्मोन्स का ही भाग होती है। अब इनका नेक्स्ट काम क्या होता है, शिशु पोषण के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव भी यही करती हैं। तो ये तो हमारा ये हो गया। तीसरा काम इनका क्या होता है, बिक में किडनी जो हमारी होती है, वहाँ पे जल संतुलन को बनाए रखना भी इन्हीं का काम होता है। अब नेक्स्ट है आउटो ग्रंथि। अब आउटो ग्रंथि क्या होती है, तो इसको देखिए क्या क्या गया, इसके शरीर का मेटाबॉलिक इंजन बोला जाता है। मेटाबॉलिक इंजन, ये हमारी, इसमें देख सकते हैं आप लोग ऑटो ग्रंथि को। तो ऑटो ग्रंथि में देखिए अब इनको क्यों बोला जाता है, हाँ ये शरीर का मेटाबॉलिक इंजन होती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये स्थित कहाँ होती है, तो सबसे पहले तो ये श्वास नली के दोनों ओर लेरिक्स के नीचे स्थित होती है। ये देख सकते हैं आप लोग कहाँ स्थित होती हैं, ये श्वास नली के दोनों ओर और लेरिक्स के नीचे।
नेक्स्ट ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तीसरा काम इनका क्या है कि निर्माण के लिए उच्च मात्रा में आयोडीन आवश्यक। इनके निर्माण के लिए हमें उच्च मात्रा में आयोडीन को भी, मतलब आयोडीन को भी लेना। जैसे आपने देखा ना, आयोडीन की कमी से बॉडी में कई रोग हो जाते हैं, घेंगा रोग सबसे पहले देखा जाता है। तो वही सारी चीज़ें। नेक्स्ट इनका क्या होता है कि जो कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन की जो गति बढ़ाते हैं ना, और हड्डियों और बालों का विकास, जो हमारी हड्डी हैं, बालों, उनका विकास कैसे होता है, इन्हीं के थ्रू होता है। और जनन अंगों के सामान्य कार्य भी थायराइड की सक्रियता पर ही आधारित होते हैं। जो जनन अंग हमारे होते हैं वो भी थायराइड की सक्रियता पर ही आधारित होता है। तो देखिए, ये तो बहुत बड़े बड़े काम करने, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक एंजाइम। मीन्स देखिए, श्वास नली और थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए उच्च मात्रा में आयोडीन भी इनकी आवश्यक होती है। श्वसन, हड्डियों और बालों का विकास, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखिए, थायराइड विकार। थायराइड, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि नमक से जो, जिससे नमक होता है, नमक के थ्रू एक रोग होता है, उसे क्या कहते हैं कि थायराइड की दिक्कत हो गई है नमक ऊपर से खाने से। तो वही है, ऊपर से खाने से मीन्स नमक ज़्यादा खाने से, एक्स्ट्रा नमक। एक तो होता है कि हम लोग खाने में ही मिला के खाते हैं, एक होता है हम लोग अलग से नमक लेके खाते हैं ऐसे ही। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग, जब थायरोक्सिन जब हो जाता है तो उससे हमारे कौन मतलब जड़ मानवता में कौन होता है जो उनसे ज़्यादा प्रभावित, तो उनसे कौन प्रभावित होता है, ज़्यादातर ये बच्चों में प्रभावित होता है। मस्तिष्क प्रभाव क्या होता है इनसे, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप लोगों ने कभी कभी इसे सुना भी होगा, आयोडीन और टाटा नमक को जो एडवर्टाइजमेंट जो आता है टीवी में, उसमें देखिए दिखाया गया है कि दिमाग कमज़ोर होना भी कहीं ना कहीं नमक के थ्रू ही दिखाया गया कि अब आयोडीन नमक, टाटा नमक खाइए, उससे आपका जो मस्तिष्क है वो स्ट्रांग बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ली गई है। तो शारीरिक प्रभाव अगर इनका देखते हैं तो शारीरिक विकास और हड्डियों का विकास रुक जाता है। अगर हमारे बॉडी में अगर थायरोक्सिन की अगर कमी हो गई तो क्या होता है, हमारे शरीर और हड्डियों का विकास रुक जाता है। मूल कारण क्या होता है कि आहार में आयोडीन की गंभीर कमी। नॉर्मल नमक भी इसलिए देखिए कभी कभी क्या हमेशा ही रोका जाता है। जब भी देखिए कहा जाता है हाँ जो टाटा नमक है ये आयोडीन से भरपूर है, तो और अगर आयोडीन से कमी वाले अगर हम लोग कोई नमक खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। और अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा मस्तिष्क कमजोर रहेगा, शारीरिक विकास रुक जाएगा, हड्डियों का विकास रुक जाएगा, वही सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए कि जो बौनापन है स्टेज की कमी से होती है, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था, वही सारी चीज़ें। देखिए, अब अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अब अगर उनका हम अगर कंपेयर करते हैं कि किसका क्या काम होता है, तो देखिए जो कंकाल तंत्र होता है वो शरीर को आकार और भौतिक सुरक्षा देता है। जो अंतःस्रावी तंत्र होता है ये क्या करता है, रसायन द्वारा शरीर को निर्देश देता है। मीन्स रासायनिक क्रियाएं, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैसे कि विद्युत करंट हमें लगती है तो क्या होता है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंच जाती है कि सामने की वस्तु गर्म है। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये अंतःस्रावी तंत्र जो क्या है, रसायनों को भी हमारे शरीर में निर्देश देती हैं। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि का जो एसटीएच जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, हार्मोन कंकाल हड्डियों की लंबाई और आकार तय करता है, जो इसका एसटीएच पीयूष ग्रंथि का। और जो आउटी ग्रंथि का जो थायरोक्सिन हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाती है तो हमें क्या करना हो जाता है, बौनापन आ जाता है और मस्तिष्क विकास नहीं होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है, हड्डियों का विकास नहीं, वही सारी चीज़ें। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें अगर इन सबको, तो शारीरिक संरचना केवल तभी पूर्ण होती है जब रासायनिक संदेश वाहक सही निर्देश देते हैं।
अगर ये सारी चीज़ें, अगर ग्रंथियाँ अगर प्रॉपरली अगर काम कर रहे हैं बॉडी में, तो क्या होगा कि हमारे शारीरिक विकास अच्छे से होता रहेगा। और इसका एक मेन पॉइंट अगर एग्जाम फैक्ट के तौर पर देखते हैं, जिसमें दिया गया कि कंकाल और जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे एक एकीकृत बायोमैकेनिकल सिस्टम जो होता है ना के रूप में काम करते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो जैसे आप अपना घर देखिए, घर को अगर छोड़ दें तो इकोसिस्टम आप देख लीजिए जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। अब वहाँ पे भी देखिए हमारा कैसे पेड़ पौधे हैं, वो सूरज की रोशनी से CO2 ग्रहण करके अपना भोजन बनाए। अब उन पेड़ पौधों को क्या किए आगे जीव जंतु खा लेते हैं। उन्हीं जीव जंतुओं को देखिए फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो हमने पढ़ा है, वो सारे आगे खा लेते हैं। अब उनको सड़ाने गलाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो जैसे जीवाणु होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, उन चीज़ों को सड़ा गला के मिट्टी बना देते हैं जीवाणु वगैरह। तो वो किस तौर पे, किसके तौर पे काम करते हैं, तो वो अपघटक बन जाते हैं। उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे जो सिस्टम है, मीन्स एक इकोसिस्टम आप समझिए कि हाँ कैसे, तो ये एक मैकेनिकल सिस्टम के तौर पे काम करते हैं सारे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में अगले टॉपिक के साथ में।